अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो कल हमने देखा था गति के सरल रेखा में गति। तो उसी टॉपिक में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा गति के नियम। तो आज हम उसी गति के नियम पे कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि क्या गति के नियम कितने हैं, उन्हें किन वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और आगे उसी में हम बल, संवेग इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम के बारे में। तो गति के नियम में सबसे पहले हम आते हैं तो हमें पढ़ना होता है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। तो जड़त्व का एक नियम दिया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि वो गति में है तो वो गति की ही अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे गैलीलियो ने दिया था। लेकिन सेम स्टेटमेंट न्यूटन ने भी दिया था कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, और अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये है गति का फर्स्ट नियम, जिसे जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो क्या था? गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर यदि वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, लेकिन जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तो ही वो अपनी अवस्था में मतलब परिवर्तन लाएगी। तो ये गैलीलियो ने कहा था, और इसके समान न्यूटन ने भी यही बात कहा कि विराम अवस्था में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो विराम में ही रहेगी, अगर गति में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम था। तो गति के प्रथम नियम में हम लोग को क्या मिला? एक टर्म मिला बल। तो जानेंगे कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता चल गया प्रथम नियम से कि बल क्या होता है। तो गति के फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे इन्हें न्यूटन ने दिया था, न्यूटन, तथा इसे गैलीलियो ने, गैलीलियो। तो कभी कभी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, या ये किसके समान होता है? तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वहां पे हम लोग आंसर में देंगे। या कभी क्वेश्चन में आता है कि गति के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो गति के नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जब यहाँ से, तो हम जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। तो बल एक भौतिक इकाई या कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है या लाने की चेष्टा किया जाता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो उसे हम लोग गति में लाने के लिए कोई बल का उपयोग करेंगे। या फिर मान लिया जाए कि ये दीवार है, तो अगर दीवार पे हम लोग अपना बल लगेंगे, अगर बल दीवार कमजोर होगा तो गिर जाएगा, अगर नहीं कमजोर हुआ तो स्थिर रहेगा। यानी कि अगर स्थिर है तो हमने इस पे बल लगाकर ये चेष्टा किया कि इसे गिरा दिया जाए, लेकिन ये गिरा नहीं, लेकिन वहां पे हमने बल लगाया। तो बल की क्या परिभाषा हुई कि यदि किसी बल एक ऐसी भौतिक कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, जिसे हम लोग बल कहते हैं। तो
बल के बाद हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में। तो संवेग किसे कहते हैं, तो हमने जाना बल के बारे में, बल किसे कहते हैं, तो बल हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे बल के इक्वेशन के बारे में, लेकिन हमें ये बल का जो इक्वेशन है ये गति के दूसरे नियम से मिलता है। तो गति के दूसरे नियम को सबसे पहले जानते हैं। तो गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग में परिवर्तन का दर होता है वो उस पे लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि जो वस्तु का संवेग है उसमें जो परिवर्तन होता है वो उस पे लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे हम संवेग के बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले द्वितीय नियम को अच्छी तरह से जानने से पहले हम लोग को संवेग जानना जरूरी होता है। तो किसी वस्तु द्वारा संग्रहित जो गति होती है उसे हम लोग संवेग कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लिया जाए कि उसका मास है 2 kg और वो भी वेलोसिटी भी मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड उसका मान लिया जी कि वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो जो उसका गुणनफल होगा मतलब मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि जो वस्तु द्वारा संग्रहित गति, मतलब गति कहने का अर्थ है कि वो जो वस्तु चाल अपने अंदर लिए हुए है तो उसे हम लोग संवेग बोलेंगे। तो यहाँ पे संवेग बराबर हो जाता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को P से दिखाते हैं और इसका इंग्लिश होता है मोमेंटम, और द्रव्यमान यानी कि m और वेलोसिटी v। तो P बराबर m इंटू v, ये होता है संवेग। अब आते हैं गति के दूसरे नियम में कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो जानते हैं गति के दूसरे नियम को। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए, जो कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो जो गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम दोनों सेम होता है। अब जानते हैं गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम। तो गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि हम संवेग के बारे में जाने तो मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कभी u है और बाद में v, मतलब कि ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में कब परिवर्तन होगा, तो v मतलब जब कोई वस्तु है उसकी चाल वेग जो है वो mv माइनस संवेग में परिवर्तन की दर तो mu, तो ये हो गया परिवर्तन बटा में, तो दर संवेग में परिवर्तन कैसे होगा टाइम के साथ, तो किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर बल के समानुपाती, यानी कि फोर्स बल को फोर्स लिखते हैं इंग्लिश में, तो mv माइनस mu। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m को बाहर करते हैं कॉमन, v माइनस u बाई t बराबर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, f आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि m और ये जो फॉर्मूला है ये कल हम लोग पढ़े थे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेग में परिवर्तन का दर, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, m इंटू a बराबर f। बल जो है एक सदिश राशि भी है। अब हम लोग को गति के द्वितीय नियम से ये पता चला बल का फॉर्मूला। तो गति के द्वितीय नियम क्या था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने बल का फॉर्मूला मिल गया F बराबर m में। अब जब हमको फॉर्मूला मिल गया तो हम इसके यूनिट को भी जान लेते हैं।
मात्रक को, इसका मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बोर्ड मिटा देता हूँ ताकि समझ में आने में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साफ जगह पे अच्छा से समझ में आता है। तो अब है जो F बराबर m है। अब देखिए इसको एक एक पार्ट में तोड़ते हैं। m जो है ये क्या है, मास है। मास का यूनिट हो जाता है केजी, स्मॉल पे केजी। और ये जो एक्सेलरेशन का मैंने बताया था कि वेलोसिटी बाई टाइम होता है, इसको अगर तोड़ते हैं हम तो ये हो जाता है v बाई टाइम। वहां पे हम लोग देखे थे वेग में परिवर्तन की दर, तो डायरेक्ट मैं इसको v लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर दो वेलोसिटी को घटाएंगे तो इसका जो यूनिट होगा वो नहीं घटता है, यूनिट सेम रहता है। तो यूनिट तो वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन बटा में भी एक टाइम है तो ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बल का जो यूनिट होता है, बल का मात्रक m के प्रति में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति में, वो क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बल का मात्रक किसमें, m के प्रति में। अब आते हैं एसआई प्रति में। मैंने बताया था पहले चैप्टर में जब यूनिट डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे m के प्रति को मॉडिफाई करके एसआई प्रति में बदला गया है। तो सेम चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये बल का एसआई यूनिट है। अब इसमें जानते हैं, जब एम के जान लिए मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति में इसका मात्रक, तो अब जान लेते हैं सीजीएस में क्या होता है। तो सीजीएस में इसका मात्रक हो जाता है, सीजीएस में इसका बल का मात्रक होता है डाइन। अब हम जानते हैं कि सीजीएस में इसका मतलब सेंटीग्राम सेकेंड प्रति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो अब जान लेते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। तो हमने क्या जाना यहाँ पे, एम के प्रति में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में डाइन और एसआई यूनिट में न्यूटन, जहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ये हम गति के द्वितीय नियम से बल का परिभाषा भी, प्रथम नियम से परिभाषा और द्वितीय नियम से हम गति का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे गति का तृतीय नियम, लेकिन उससे पहले जब हम संवेग जाने तो एक होता है इम्पल्स यानी कि आवेग। तो वहां पे अब देखते हैं कि आवेग किसे कहते हैं। तो आइए आवेग के बारे में जानते हैं। आवेग किसे कहते हैं। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स लिखा जाता है। आवेग इम्पल्स यानी कि आवेग। तो आवेग किसे कहते हैं। आवेग होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बड़ा बल किसी छोटे समय अंतराल के लिए लगता है, यानी कि एकदम छोटा सा समय अंतराल के लिए अगर वो बल लगेगा, तो उसके जो बल लगता है उसके और जो समय अंतराल होता है उसके गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन कि संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग आवेग कहते हैं। कि जो संवेग में परिवर्तन होगा उसे हम आवेग कहेंगे। तो जानते हैं इसको, इसका फॉर्मूला हमने क्या डिफिनेशन में बोला आवेग, कि अगर कोई इस पे बल लगता है किसी छोटे समय के लिए तो इसे इम्पल्स कहेंगे। इसे जे से किया जाता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू डेल टी, छोटा समय अंतराल है इसलिए डेल टी निकाल दिए इसका। अब दूसरे डिफिनेशन में हमने बोला, इसको मॉडिफाई अगर करते हैं, जो
एक बात और चीज जान लेते हैं कि जो संवेग और आवेग दोनों का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई या एमकेएस पत्ती में यूनिट वो होता है केजी। संवेग का हम लोग का था P बराबर mv, तो m का केजी और v का मीटर पर सेकेंड। ये संवेग और आवेग दोनों के लिए होता है यूनिट, लेकिन इसमें जब फोर्स है तो इसका एक और यूनिट हो जाता है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड भी आवेग का यूनिट होता है। अब आगे इसी में जब हम दूसरे डिफिनेशन की ओर जाते हैं कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग कहलाता है, तो उसको जानते हैं कैसे। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि एम भी ओके माइनस एम यू बटा में टी, यहाँ पे भी डेल टी है। तो ये जो डेल टी है, तो ये यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन हुआ किसी बल को लगाने पे, ओके, जब किसी बल को लगाएं तो ये टी जो होगा ये डेल टी के बराबर होगा, क्योंकि उतने ही समय में ये परिवर्तन हुआ जितना समय हम बल लगाए हैं। तो जो डेल टी होगा ये इस टी के बराबर होगा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, किसी बल को हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए तो जितने समय के लिए उस बल को लगाए हैं उतने ही समय में जो उसका संवेग होगा वो परिवर्तित होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम बी माइनस एम यू बटा में डेल टी, क्योंकि दोनों समय सेम है। अब ये क्यों लिखे, अब ये भी जान लेते हैं कि ये क्यों लिखे हैं, ये क्यों लिखे। यहाँ से हम देखते हैं कि हम लोग जब वहाँ पे देखे थे न्यूटन का द्वितीय गति नियम, तो वहाँ पे क्या हम पढ़े थे कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो बल बराबर हम क्या लिख रहे थे वहां पे, बल बराबर F इंटू ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको निकालते हैं बाहर m को माइनस एम यू यहाँ पे बचता है बटा में डेल टी, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, सेम टू सेम मिला। तो यहाँ से डेल टी को कटा देंगे, बच क्या गया m माइनस भी एम संवेग एम भी माइनस एम यू बराबर क्या हो गया P। ये संवेग में परिवर्तन का दर हुआ तो ये P, इसी को हम लोग J लिख सकते हैं यानी कि इम्पल्स। तो ये जो P है ये इम्पल्स के बराबर हो गया। तो हमने देखा कि जो इम्पल्स है यानी कि आवेग, वो वेग में परिवर्तन की दर भी है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ के फॉर्मूला से हमने यहाँ को चेंज किया। अब आगे हम लोग गति के तृतीय नियम को देखेंगे। गति के तृतीय नियम किसे कहते हैं, तो गति का तृतीय नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वहां पे होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो भी हम पे 5 न्यूटन का बल लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है हम लोगों पे। तो न्यूटन ने तृतीय नियम में अपने कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर बल लगाया जाता है तो वो विपरीत प्रतिक्रिया देता है, जितना बल हम उस पे लगाते हैं उतने बल के बराबर। तो ये है गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय तो ये कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाया जाता है। तो जानते हैं कि कैसे, क्योंकि एग्जांपल से समझना जरूरी होता है। तो मान लिया जाए कि जब हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो जितने वेग से गोली निकलती है, जितने फोर्स से गोली बंदूक से बाहर निकलती है, उतने ही फोर्स से पीछे की ओर धक्का देती है। तो वहां पे हम लोग क्या देखें, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितने फोर्स हम आगे उस गोली को बढ़ाने के लिए लगाए उतना ही फोर्स गोली इधर पीछे की ओर लगाती है। तो ये गति का तृतीय नियम है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है
अगर किसी जगह पर बल लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट भी जिस पे बल लगाया गया वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करता है। ये था गति के तीनों नियम के बारे में हम लोगों ने जाना। फर्स्ट नियम से हमें बल का परिभाषा मिला, सेकेंड नियम से बल का फार्मूला मिला। तो हम लोगों ने बल के फार्मूला, बल के एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट को देखें, आवेग देखें, संवेग देखें। तो ये गति के नियम से सारे रिलेटेड टॉपिक थे, जो संवेग आवेग जितना भी है। तो आगे के हम चैप्टर में पढ़ेंगे बल के द्वारा किया गया कार्य, ये सभी चीजों के बारे में। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।